देवराज स्टडी पॉइंट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयोग ने आपकी परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं, तो अब जितनी भी क्लासेस कराई जाएंगी वो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर कराई जाएंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए बहुरूपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक या ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है और ये प्रश्न पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुरूपीय परिवार की। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या ऑप्शन डी सौराष्ट्री। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो ऑप्शन सी राइट होगा देवनागरी लिपि। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो राइट आंसर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या ऑप्शन डी देवनागरी। तो राइट आंसर क्या होगा कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है तो ऑप्शन सी याद रखिएगा खड़ी बोली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा या ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे तो ऑप्शन ए राइट होगा राजभाषा के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 343 क्या कहता है कि हिंदी जो है राजभाषा है, तो ऑप्शन ए होगा कि भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और ये प्रश्न परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। 343 से 351 तक के अनुच्छेद राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ण। याद रखिएगा, और ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर होगा वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि वर्णमाला किसे कहा जाता है तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा और परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी अपादान, सी कर्म या ऑप्शन डी अधिकरण। तो देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो इस वाक्य में पर विभक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। ठीक है, याद रखिएगा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन ए क कौमा ख, बी य कौमा र, सी च कौमा ज या ऑप्शन डी ट कौमा ड़। तो देखिए कंठ्य ध्वनियां आपसे पूछा गया है, तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है कंठ्य वर्ण कंठ्य ध्वनियां कहलाते हैं और क वर्ग का प्रत्येक वर्ण, आपको पता होगा कि क वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क कौमा ख जो वर्ण है वह कंठ्य वर्ण है। इसके अतिरिक्त ग, घ और ड ये भी कंठ्य वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। याद रखिएगा, और ये आते हैं क वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, क वर्ग का प्रत्येक वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, जीके की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है और हिंदी में भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग या डी प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या होगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, 3 या 4। तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है तो आपने पढ़ा होगा कि संधि के कितने भाग होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हो जाएगी तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी 3। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो वह होती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया था अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी अव्यय या डी छंद। तो देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है और सरल प्रश्न है, ये तो आपको पता होगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है,
समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह या ऑप्शन डी विक्षेप। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए और पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन ए प्र, बी त, सी प्रक या ऑप्शन डी आ। तो देखिए प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर प्रख्यात का संधि विक्षेप किया जाए तो क्या होगा, प्र प्लस ख्यात, यही होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आप देख सकते हैं उपसर्ग क्या होगा, प्र। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी विशेष्य। तो देखिए वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। और कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गमन का विलोम शब्द आपको बनाना है तो उसके लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए उप, बी आ, सी प्रति या ऑप्शन डी अनु। तो देखिए गमन का विलोम शब्द क्या होगा, गमन का विलोम होता है आगमन। तो यहाँ पर हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे ऑप्शन बी आ का। याद रखिएगा गमन का विलोम शब्द हमें बनाना था तो उपसर्ग हो जाएगा आ। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है, यानी निर्वासित शब्द में आपको बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एक, बी नी, सी सित या ऑप्शन डी इत। तो देखिए निर्वासित में जो प्रत्यय होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इत। और प्रत्यय क्या होता है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए प्रत्यय कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इत। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्यानी, बी सूर्या, सी सूर्यागी या ऑप्शन डी सूर्यो। तो देखिए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्या। अगला प्रश्न है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुढ़ापा संज्ञा होगी भाववाचक। सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर बुढ़ापा शब्द कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जठरानल, बी दावानल, सी बड़वानल या ऑप्शन डी कामानल। तो देखिए ये एक शब्द में प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी दावानल। ठीक है, याद रखिएगा जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी दावानल राइट आंसर हो जाएगा और इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उल्टा कहा जाएगा या ऑप्शन बी बांझ या सी अप्रसूता या ऑप्शन डी विधवा। तो देखिए वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या कहा जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बांझ। ठीक है, अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर छाय में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी उपमा। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर छाय में अलंकार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थायी भावों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो देखिए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो याद रखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 16 या डी 15। तो देखिए चौपाई से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इसके बारे में याद रखिए, पहली बात तो ये कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ये याद रखिए। चौपाई कैसा छंद है ये प्रश्न आता है तो याद रखिए चौपाई कैसा छंद है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें अगर आपसे चरण पूछे जाए कितने चरण होते हैं तो याद रखिएगा 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में अगर आपसे मात्राएं पूछी जाए तो याद रखिए कितनी होती है, 16। ठीक है, ये भी याद रखिए मात्राएं कितनी होती हैं, 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें चरण कितने होते हैं, 4 और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, बी क्रोध, सी शोक या ऑप्शन डी निर्वेद। तो राइट आंसर क्या होगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। और एक प्रश्न स्थायी भाव से पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। याद रखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब ए बी सी इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए शोक किसका होता है, याद रखिएगा शोक किसका होता है, करुण रस का। शोक स्थायी भाव किसका होगा, करुण रस का। याद रखिए करुण रस का होगा। क्रोध किसका होगा, रौद्र रस का, क्योंकि ये स्थायी भाव से प्रश्न बनेगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, करुण रस का होगा शोक और जुगुप्सा किसका होता है, याद रखिएगा भीवत्स रस का। ठीक है, निर्वेद होगा शांत रस का, शोक हो जाएगा करुण रस का, क्रोध होगा रौद्र रस का और जुगुप्सा होगा भीवत्स रस का। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आएगा, स्थायी भावों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आलोक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी अंधकार या डी रात्रि। तो देखिए आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश, और प्रकाश का विलोम क्या होगा, अंधकार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए उत्साह, बी शोक, सी हास या ऑप्शन डी रति। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब बाकी इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए उत्साह किसका होगा, उत्साह होता है बीर रस का। याद रखिएगा उत्साह किसका होगा, बीर रस का। अब इसके बाद शोक किसका होता है, अभी मैंने आपको बताया था करुण रस का, ये भी याद रखिए करुण रस का स्थायी भाव होता है।
और हास किसका होता है ये भी याद रखिए, ये होता है हास्य रस का। ठीक है, सभी क्लियर हो गया आपको, ये होता है हास्य रस का। और रति किसका होगा ये आपको पता है, श्रृंगार रस का। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं जो होने वाली हैं तो उनको ध्यान में रखकर ही वीडियो और क्लासेस बनाई जाएंगी। तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल सकेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।